हेलो माय डियर एमडीएस कैसे हैं आप सब। तो फार्मडी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका देख लेते हैं हम सिलेबस। तो जैसा कि आप अपना सिलेबस देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, पूरे चैप्टर को आज ही हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स आपके करीब हैं, टाइम बहुत कम है। तो इस तरह से वन शॉर्ट लेक्चर में विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम काफ़ी अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है द सेल। देखो, सेल सबसे पहले समझो कि होता क्या है। ठीक है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या है कि सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। मीन्स दैट हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी एक घर है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप मुझसे बोलोगे कि छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर, ठीक है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर पूरी बिल्डिंग बनी हुई होती है। इसी तरह से जिस तरह से छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई होती है, इसी तरह से छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, सो दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट। सेल क्या है, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। मीन्स दैट जितने फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल्स ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, सेल तो समझ में आ गई कि छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई होती है। तो टिश्यूज़ किसे बोलते हैं, देखो टिश्यूज़ बोलते हैं मीन्स दैट जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। मीन्स दैट अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि सेल्स का, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि आपस में मिलकर ग्रुप होकर एक किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे, उस चीज़ को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, मीन्स दैट अगर मैं आपको इसके थोड़ा सारे डिटेल में लेकर जाऊं तो देखो, छोटी छोटी सेल से मिलकर जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, इसी तरह से छोटी छोटी ईंटों से मिलकर पूरी बिल्डिंग बनी हुई होती है। ठीक है, अब उसमें भी अगर हम टिश्यू का एग्जाम्पल लें तो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है। ठीक है, जो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो वो जो दीवार है उस दीवार को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब एक आगे वर्ड आएगा ग्रुप। ग्रुप किसे एक वर्ड आएगा आगे ऑर्गन। ऑर्गन किसे बोलते हैं। ठीक है, सेल समझ में आया, टिश्यू समझ में आया, अब ऑर्गन किसे बोलेंगे। मीन्स दैट छोटी छोटी ईंटों से मिलकर जब एक दीवार बनी, अब वो जो दीवारें हैं आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, एक रूम बनाएंगी, एक कमरा बनाएंगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक ऑर्गन। ठीक है, अब आगे एक वर्ड आएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे कमरे आपस में मिलकर एक पूरा फ्लोर बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको क्या हम बोलेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर बॉडी बनाते हैं। मीन दैट बहुत सारे फ्लोर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जिस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं, इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक लिविंग बॉडी बनाते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझो कि छोटी छोटी सेल से मिलकर क्या बनी, टिश्यूज़ बनी। वो टिश्यूज़ जब आपस में जुड़े, ठीक है, उन्होंने एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया, तब हमने उसको क्या बोल दिया, टिश्यू बोल दिया। जब सेल्स आपस में जुड़ी, छोटी छोटी सेल्स, ठीक है, और आपस में मिलकर उन्होंने टिश्यू बनाया, और वो टिश्यू जब आपस में जुड़े, ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे कि देखो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी टंग है, फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स है, टीथ्स हैं, माउथ है। ठीक है, इसी तरह से इजोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसी तरह से लीवर है, पेनक्रियाज हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो ये सारे के सारे जितने ऑर्गन्स हैं ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम बहुत सारे जब आपस में जोड़ते हैं तो एक पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, के भाई अलग अलग टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट की जो सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक सेल्स, वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कार्डियक टिश्यू बनाएंगे, और वो एक किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। मीन दैट उन टिश्यूज़ का काम होगा कॉन्ट्रैक्शन करना, मीन दैट ब्लड को पंप आउट करना और ब्लड को पंप इन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, ये उनका वर्क होगा। ठीक है, इसी तरह से मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो टिश्यूज़ बनाती हैं। मैनी टिश्यूज़
ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, ठीक है, ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है, एंड मैनी ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे कि क्या है, ट्रैकिया है, सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल्स आ जाते हैं, नोज, ठीक है, नेजल कैविटी, फिर इसी तरह से ट्रैकिया है, ठीक है, इसी तरह से फिर लंग्स हैं, ये सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड मैरी ऑर्गन सिस्टम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ लिविंग बॉडी। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, लिविंग बॉडी बनाते हैं। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, इसको अब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेल। सेल पहले आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। द सेल इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट्स। अब जो सेल है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, ये दो मेजर पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है। सेल किस किस से मिलकर बनी हुई है, दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो है सेल मेम्ब्रेन और एक है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि सेल की जो बाहरी कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसके अंदर का जितना भी एरिना होता है, जितना भी एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल दैट सराउंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसी सेल की, जो कि सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को, जो कि क्या करती है, सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को, ठीक है। इट सेपरेट्स, जैसे कि हमारी बॉडी में जो स्किन है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, इसी तरह से सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को और एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेपरेट करती है सेल को आपस में, ठीक है, एक दूसरे से, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो बाहरी वातावरण है यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट है उससे भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट अलाउज फॉर द सेलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये अलाउ करती है सेलेक्टिव एंट्री को और एग्जिट को, किस चीज़ की, सब्सटेंसेस की, और उसको इन करने की और आउट करने की सेल से। मीन्स दैट क्या चीज़ सेल को अंदर, सेल के अंदर लेनी है, क्या चीज़ सेल के बाहर जानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को सेल को अपने अंदर लेना है तो उसकी एंट्री को क्या करेगी, सिलेक्टिव एंट्री कराएगी, और एग्जिट कराएगी कुछ ऐसी चीज़ों की जैसे कुछ हार्मफुल वेस्ट वगैरह है, ठीक है, उसकी क्या करा देगी, उसकी एग्जिट करा देगी, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, मीन्स दैट इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना पार्ट है उसका हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म क्या कैसा होता है, थिक होता है, जेली लाइक होता है, लिक्विड होता है, जो कि फिल होता है, सेल के अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसके अंदर भरा हुआ है, क्या है, थिन है, जेली लाइक लिक्विड है, जो कि भरा हुआ होता है सेल के अंदर। इट इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब किसके अंदर प्रेजेंट होता, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स द सेल ऑर्गेनेल, और ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेचस है, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स हैं, माइक्रोसोम्स हैं, ठीक है। सो दैट ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं इसी तरह से सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, और उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है, समझ में आया। अब इन ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेचस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको अब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल, यानी कि जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है सेल में। इट इज़ बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बाउंड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जिस तरह से सेल के चारों तरफ एक कवरिंग थी जिसको हम बोल रहे थे सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इट कंटेन्स द न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन, और क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। न्यूक्लियोलस अब देखो सुनो क्या है, न्यूक्लियोलस इज अ हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एंड इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ
मेम्ब्रेन, और ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, बट कंटेन्स न्यूमरस ग्रैन्यूल्स, लेकिन न्यूमरस ग्रैन्यूल्स इसका अंदर जो है पाए जाते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोलस है इसमें क्या होता है कि जो राइबोसोमल आरएनए है यानी कि आरएनए है उसकी सिंथेसिस होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्रोमेटिन की बात करें, देखो मेरी बात सुनो, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस हमने पढ़ा कि भाई हाईली कॉइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये सराउंड नहीं होता है किसी मेम्ब्रेन से। मीन्स दैट जिस तरह से न्यूक्लियस के बाहर ही एक कवरिंग थी जिसको हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल के बाहर एक कवरिंग थी जिसको हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह से जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती। सेल के बाहर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो दो चीज़ें हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, उसमें न्यूक्लियोलस के पास कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन बट कंटेन, ठीक है, बट कंटेन करते हैं न्यूमरस ग्रैन्यूल्स। न्यूक्लियोलस, अब देखो इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। वहीं पर अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन आर फाइब्रस थ्रेड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, फाइब्रस थ्रेड्स होते हैं, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एंड कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और ये जो क्रोमेटिन है बना हुआ होता है डीएनए का और प्रोटीन्स का। द क्रोमेटिन कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जो क्रोमेटिन है वो कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस की। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। देखो मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, कंट्रोल सेंटर है। सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। डीएनए हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए जो है मदद करता है क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्रोमोसोम्स के प्रोडक्शन के लिए। आरएनए हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और आरएनए जो है वो हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जो न्यूक्लियस है वो स्टोर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट हैं तो डीएनए में क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। मीन्स दैट डीएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियस स्टोर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूस है सेल मेम्ब्रेन के साथ में एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि लगातार जुड़ी हुई है किसके साथ में, सेल मेम्ब्रेन के साथ में। सेल मेम्ब्रेन क्या थी, सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग थी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, जो कि न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग थी, तो इसके साथ में कॉन्टिन्यूस है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, दे कैरी मटीरियल थ्रू आउट दी सेल, यानी कि ये क्या करता है, जो मटेरियल्स हैं उनको सेल के अंदर क्या करता है, उसको कैरी करता है। ठीक है, मीन दैट क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, किस चीज़ का, सेल का। एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सब्सटेंस जाना है तो उसको कौन लेकर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे लेकर जाता है। ठीक है, दे कैरी मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल, दैट्स वाई, इसीलिए द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सेल का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फर्स्ट इज दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर कोई भी राइबोसोम्स पाए नहीं जाएंगे, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइंड विद राइबोसोम्स एंड इज रफ इन अपीयरेंस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो सरफेस है लाइंड होता है किसके साथ में, राइबोसोम्स के साथ में, यानी कि राइबोसोम्स इस पर चिपके रहते हैं। ठीक है, एंड रफ इन अपीयरेंस, और थोड़ा सारा खुदरा, ठीक है, रफ होता है अपीयरेंस में, इसलिए हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाइल, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स नो राइबोसोम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कोई राइबोसोम्स नहीं पाया जाता। ठीक है, एंड इज स्मूथ इन अपीयरेंस, और छूने में, मीन्स दैट अपीयरेंस में कैसे होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस मीन दैट अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, छू तो आप सकते नहीं, माइक्रोस्कोप में जब आप उसे देखोगे तो आपको स्मूथली एकदम वो दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका पढ़ते हैं फंक्शंस किस चीज़ के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स दैट क्या क्या इसके फंक्शंस हैं।
इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो प्रोटीन है, लिपिड है, उनकी सिंथेसिस होती है यहाँ पर। ठीक है, मीन्स दैट जो प्रोटीन कहाँ पर बनेगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के सिंथेसिस करेगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। इट प्रोवाइड अ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस, एक पाथवे, एक रास्ता जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। इट प्रोवाइड अ सरफेस एरिया फॉर अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए। इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ठीक है, और क्या करता है, ये कंसंट्रेट कर देता है प्रोडक्ट्स को, जो सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं सेल्स की, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंसंट्रेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल है वो है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स दीज आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम्स अभी हमने पढ़ा कि भाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होती हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो कि पाए जाते हैं फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाए जाते हैं, वियर, जहां पर दे मेक प्रोटीन्स, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक कोड इन द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्या कर ट्रांसलेट कर जेनेटिक कोड को मैसेंजर आरएनए में इनटू एन एमिनो एसिड सीक्वेंस में। ठीक है, किस में, एमिनो एसिड सीक्वेंस में उसको क्या कर ट्रांसलेट कर एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंड नहीं होते हैं। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन, सेल जो है वो सराउंड होती है सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसी तरह से ठीक है राइबोसोम्स सराउंड नहीं होते। ठीक है, सेल भी सराउंड होती है, न्यूक्लियस भी सराउंडेड होता है, राइबोसोम्स सराउंड नहीं होते किसी भी मेम्ब्रेन से। फंक्शंस क्या है राइबोसोम्स के, राइबोसोम्स मेक प्रोटीन इन द सेल। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं सेल में, सो दैट इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है सेल का। फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज एंजाइम्स फॉर मसल्स, स्किन सेल्स एंड इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो क्या बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं मसल्स के लिए, स्किन सेल्स के लिए और इरिथ्रोब्लास्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी अपरेचस। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसे गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी अपरेचस इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 फ्लैटेंड बैग लाइक चैनल्स। ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मीन दैट 4 से लेकर 8 फ्लैटेंड बैग लाइक चैनल्स होते हैं जो कि स्टैक्ड अपॉन ईच अदर विद एक्सटेंडेड एरियाज एट द एंड्स। ठीक है, मीन दैट एक दूसरे ऊपर क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर एक्सटेंडेड एरियाज के साथ में एंड्स में। एंड द स्ट्रक्चर्स लुक लाइक अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स, और जो ये स्ट्रक्चर है ये दिखाई देता है जैसे कि एक नेटवर्क है फाइन थ्रेड्स का, बारीक बारीक धागों का कोई स्ट्रक्चर है, कोई जाल है, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इरेगुलर ग्रैनुलर मटेरियल। ठीक है, इस तरह से हैंस कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, थोड़े सारे कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। इट इज़ सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं, एंड कंसर्न विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पीरियड टू देयर सिक्रेशन एंड टेम्पररी स्टोर द प्रोटीन, और क्या करते हैं ये सिचुएटेड होते हैं न्यूक्लियस के पास में, कंसर्ट क्या करते हैं, कंसंट्रेशन कराते हैं यानी कि प्रोटीन्स की उसके सिक्रेशन से पहले, और टेम्पररी स्टोर भी करते हैं ये प्रोटीन्स को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है गोल्जी अपरेचस की। गोल्जी अपरेचस हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन, जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं उसकी पैकेजिंग में मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के मॉडिफिकेशन में उसकी सॉर्टिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द सल्फेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के सल्फेशन में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एक इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल है जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। ठीक है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आर दी स्मॉल इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, मीन्स दैट एटीपी बनाता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी स्मॉल, कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, यानी कि इसके बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। जिस तरह से सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेम इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है।
ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं विच हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं ये? जनरेशन कराते हैं, मीन्स दैट एनर्जी जनरेट करते हैं किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। सो दैट, इसीलिए ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है सेल का। दे अकर इन साइटोप्लाज्म एट वेरिएबल नंबर्स डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, और ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल नंबर में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब कितने हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। देखो मेरी बात सुनो, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एनर्जी को क्या करना? जनरेट करना, ठीक है, एनर्जी जनरेट करना मीन्स दैट एटीपी बनाना। अब जो ऑर्गन जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा वो वर्क कर रहा होगा, उसको उतने ही ज़्यादा क्या चाहिए होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे एनर्जी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हार्ट है, 24 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, हर वक्त काम कर रहा है, जब से हम यहाँ पर, ठीक है, मीन्स दैट बर्थ से लेकर डेथ तक लगातार कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, तो मीन्स दैट इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इसके जो सेल्स होंगे, हार्ट के जो सेल्स होंगे, उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो दैट क्या है कि दे अगर इन द साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वेरिएबल नंबर्स के साथ में। अब कितने हो सकती हैं डिपेंड करता है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, ठीक है। इट इज़ बाउंड बाय इनर फोल्डेड एंड आउटर स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन। बाउंड होते हैं, इनर फोल्डेड होते हैं, ठीक है, एंड आउटर स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं ये। द इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी क्रिस्टी, जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बोथ दीज लेयर्स एनक्लोज अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स, और ये जो दोनों लेयर्स हैं, ये दोनों लेयर्स क्या बनाती हैं? एनक्लोज करती हैं एक सेंट्रल कैविटी को, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सारी फिजियोलॉजी हम समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, किस तरह से ये एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। वैन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें जब कांटेक्ट में आती हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनके कांटेक्ट में जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आती है, ठीक है, सो दैट दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मीन दैट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, वाटर बनाती हैं और लाइब्रेटेड एनर्जी बनाती हैं, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रेस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाटर भी यूज़ हो जाता है, और जो लाइब्रेटेड एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज करते हैं टू सिंथेसाइज द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। द एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देन डिफ्यूजेज थ्रू आउट द सेल, और जो एटीपी है वो डिफ्यूज़ होती है थ्रू आउट द सेल्स में एंड रिलीज इट्स स्टोर्ड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शंस, और क्या करती हैं? जो रिलीज़ करती हैं अपनी स्टोर्ड एनर्जी को, यानी कि एटीपी जो एज मतलब उसने इस एनर्जी को स्टोर कर रखा है उसको वो रिलीज़ करती हैं परफॉर्म करने के लिए सेलुलर फंक्शंस को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, मीन दैट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मेन साइट है, वो मेन जगह है सेल में जहाँ पर सिंथेसिस होती है और स्टोरेज होता है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। इट परफॉर्म्स द मेन फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर एनर्जी, ये परफॉर्म करती हैं मेन फंक्शन को, ठीक है, मीन्स दैट परफॉर्म करती हैं मेन फंक्शन कन्वर्जन करना और ट्रांसफ़र करना है सेलुलर एनर्जी का, क्या करना है? कन्वर्जन करना, उसका ट्रांसफ़र करना। इट इज़ द साइट फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल की साइट है। ईटीएस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी साइट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम। दे आर स्मूथ स्फेरिकल और ओवल बॉडीज। लाइसोसोम्स कैसे होते हैं? स्मूथ स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं या ओवल बॉडीज होती हैं, सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि सराउंडेड होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन से। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियजेज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कंटेन करते हैं ये, जैसे कि प्रोटीएजेज हैं, कार्बोहाइड्रेजेज हैं, लाइपेजेज हैं, न्यूक्लियजेज हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जैसे कि है क्या? प्रोटीएजेज, तो क्या करेगी? प्रोटीन का डाइजेशन कराएगी। किस चीज़ का डाइजेशन कराएगी? प्रोटीन्स का। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कराएगी। लाइपेजेस
किसका, लिपिड्स का डाइजेशन कराएगी, और न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड्स का क्या कराएगी, डाइजेशन कराएगी, एक्सेट्रा। दैट्स वाई, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव एपरेचस ऑफ द सेल, इसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव एपरेचस भी बोला जाता है सेल का। अब यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम के, लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है। इट हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसमें मदद करती है, यानी कि सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उसमें क्या करती है, मदद करती है। हेल्प्स इन ऑटोलाइसिस में मदद करती है, फैगोसाइटोसिस में मदद करती है, एंड प्रोवाइड द डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स इन द सेल। अगर कोई भी माइक्रोब, ठीक है, कोई भी माइक्रोब, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अगर सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको, उससे लड़ने में, मीन दैट बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करने में क्या करती है, मदद करती है, उसको मतलब डिफेंस जो है प्रोवाइड कराती है, ठीक है, सेल को, किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट, जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सो दैट्स इसके फंक्शन समझ में आए, ऑटोलाइसिस, फैगोसाइटोसिस, और क्या करती है, एक तरह से हमारी सेल को बचाती है, किससे, माइक्रोब से। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल है ये, ठीक है। सेंट्रोसोम्स इज एन ऑर्गेनेल, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, यूजुअली कंटेन करता है 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सेंट्रोसोम्स के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ये 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और पाए जाते हैं ये किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया की या फ्लैजिला की एंड स्पिंडल फाइबर्स की। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के दौरान में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स के फंक्शन क्या हैं। द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रोसोम इज टू मेंटेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, क्लास 12th में या 11th में, ठीक है। जो फंक्शन है सेंट्रोसोम का वो क्या है, मेंटेन करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराना, क्रोमोसोम्स का इक्वल बराबर बंटवारा करना, किसमें, डॉटर सेल्स में, ठीक है। सेंट्रोसोम्स हेल्प इन द सेल डिवीज़न, और जो सेंट्रोसोम्स हैं वो मदद करते हैं किसके अंदर, सेल डिवीज़न के अंदर या सेल डिवीज़न के दौरान। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल के, सेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेल, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सेल के, जैसे कि इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, मीन्स दैट द सेल इंजेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, ठीक है। सेल क्या करती है, इंजेस्ट करती है केमिकल सब्सटेंसेस को, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन। दूसरा फंक्शन ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, क्या कराती है, ग्रोथ एंड रिपेयर। द इंजेस्टेड मटेरियल आर यूज टू सिंथेसाइज द न्यू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो इंजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, वो यूज़ होता है सिंथेसाइज करने के लिए न्यू प्रोटोप्लाज्म को। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल, और इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है किसमें, साइज में, और सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। थर्ड जो फंक्शन है वो क्या है, रेस्पायरेशन, मीन्स दैट ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, एक्सक्रीशन, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड टू द टिश्यूज, मीन्स दैट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से, कहाँ पर आता है, लंग्स से टिश्यूज़ में आता है ब्लड के ज़रिए से, ठीक है। दिस इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के सर्वाइवल के लिए और सेल के प्रॉपर फंक्शन के लिए। फोर्थ जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, द सेल एलिमिनेट्स द वेस्ट प्रोडक्ट, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, उसको क्या करती हैं, एलिमिनेट्स करती हैं, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स आर कैरीड बाय द ब्लड फॉर एलिमिनेशन थ्रू लंग्स एंड किडनीज, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैरी होते हैं ब्लड के ज़रिए से, ठीक है, और ब्लड के ज़रिए से कहाँ पर, किडनीज़ में चले जाते हैं, वहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चले जाती है, वहाँ से उसका एलिमिनेशन हो जाता है। लास्ट जो इसमें इसका फंक्शन है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स दैट सेल क्या करती है, हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और म्योसिस के प्रोसेस से, ये आपने पढ़ा होगा। माइटोसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो सिंपली डिवाइड करती है और न्यू सेल्स बनाती है। म्योसिस टेक प्लेस टू फॉर्म द न्यू सेल्स, और जो म्योसिस है, म्योसिस जो है एंड म्योसिस टेक प्लेस इन गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स वेयर देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो म्योसिस है वो गैमीट्स में होती है या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जहाँ पर मिक्सिंग होती है किस चीज़ की, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। सो दैट ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ा सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब यहाँ पर देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेल इस चैप्टर के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, यू कैन सी दैट 5 मार्क्स में एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके फंक्शंस। इसी तरह से मेंशन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उसके फंक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया।
रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। क्या फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चर और फंक्शंस राइबोसोम्स के, लाइसोसोम्स के, ये आपको पता चल गया है। नीट लेबल डायग्राम सेल का, ठीक है, और फंक्शन न्यूक्लियस का, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेबल डायग्राम अगर सेल का पूछेगा सो दैट आप उसको, ठीक है, गूगल से देखकर थोड़ी सारी उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर्स में देखो, वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एटीपी बनाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। वाई न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर क्यों है सेल का, इसके फंक्शन बताओ न्यूक्लियस के, ये भी मैंने आपको बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, जैसे कि जितने हमने अभी ये सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका टिश्यूज़ वगैरह के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में, मीन्स दैट जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर ज़रूर जाना एंड अपने फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।